नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होगी बैठक। नई दिल्ली में आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता। इस साल मार्च में शुरू हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना है उद्देश्य। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल में शिमला और मंडी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के शिमला और मंडी जिले में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। कई नदियां उफान पर, लोगों को सावधान रहने की सलाह। और स्पीड स्केटिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार वल कुमार ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं जूनियर वर्ग में कृषि शर्मा ने गोल्ड किया अपने नाम। और अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव डॉक्टर रजनीश कुमार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और बापू की एक प्रतिमा भेंट की। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान आज वो राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्हें महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक भी भेंट की गई। साथ ही बापू की प्रतिमा भी भेंट की गई। इसके बाद मॉरिशस के पीएम ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री एक सप्ताह की भारत यात्रा पर हैं। आज उनकी इस यात्रा का अंतिम दिन है। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और कई अहम विषयों पर चर्चा भी की। मॉरिशस के पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री सदैव अटल पर पहुंचे और यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नजर आए। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रैंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत के दौरे पर हैं। लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कल रात नई दिल्ली पहुंचा। लिंच आज अपने भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल के साथ व्यापार वार्ता करेंगे। आज होने वाली चर्चा का उद्देश्य मार्च 2025 में शुरू हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना है। आज की बैठक में दोनों देश एक दूसरे की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए टैरिफ में ढील देने के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों का इस साल नवंबर तक पहले चरण के समझौते का लक्ष्य है। इससे पहले दोनों देशों ने 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा था। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात देश की रक्षा और सुरक्षा की। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालते ही शुरू हुआ भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ आत्मनिर्भर बनने का जोशीला सफर। इसके पीछे था मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखकर भारत को एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस फोर्स प्रदान करने का विजन, जिसका सबूत है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। इस बदलाव की शुरुआत हुई मेक इन इंडिया अभियान से। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत में ही बने आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेशीकरण के लिए मोदी सरकार ने एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा दिया। नतीजा, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हुई और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार हुआ, और इसके पीछे थी एक मजबूत ढांचागत नीति। कई चीजें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑप सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीजें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सके। पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसका वार्षिक मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ का उत्पादन कारोबार हासिल करना है। कई प्रमुख प्लेटफॉर्म और प्रणालियों को अब भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, जिसमें शामिल है आईएनएस विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आज देश के सामने मौजूद हैं। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात 2014 में 700 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखें, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, we are now one of those at least top 10 exporters. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली आकाश और S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत इजरायली MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को भारत पर हमले की तरह देखना, और इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला हो, या उरी आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल पीएम मोदी ने हमेशा फौज का सम्मान किया है। दिवाली का त्योहार भी प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा बलों के साथ मनाना अच्छा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे सैनिकों के चेहरे गर्व से चमक उठे।
और अब बात जीएसटी सुधारों की। केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में कटौती से आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है। कृषि से जुड़े उत्पादों और उपकरणों पर भी जीएसटी सुधारों में छूट दी गई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा, तो साथ ही रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती हो रही है। इसे लेकर आम जन की क्या राय है, आप भी सुनिए। जो ये कृषि उत्पादक की जो चीज़ें हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह, इस पे जो जीएसटी कम हुई है उससे किसानों को और किसान से रिलेटेड जो भी मंडी में सामान जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी सब्जी वाले हैं, सबको प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेट कम होगी तो हमको भी फ़ायदा होगा और उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें उनको हमेशा कभी बारिश की वजह से लॉस होता था, कभी किसी वजह, तो उनको उसमें थोड़ी राहत मिलेगी और शायद वो उनके पीछे जो फैमिली बैकग्राउंड है उनको भी इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग कर पाएंगे, अच्छे से खा पी पाएंगे। गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया है कि सब पे जीएसटी कम करके कि जो लोगों के बेसिक नीड्स पे भी उन्होंने इतना ध्यान देकर जहाँ पे जिस पे केंद्रित किया है, इससे अनेक लोगों को फ़ायदा होगा और सब लोग अपनी बेसिक जैसे रोज़ नीडी लाइफ कैसे जीते उसमें बहुत अच्छे से जी सकेंगे और नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। तो आपने सुना क्या कहना है जनता का। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीएसटी में जो राहत मिली है उससे सीधा सीधा उनकी जेब पर असर होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। दोनों ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत अभियान और तेजी से संचालित किए जा सकेंगे। धामी ने आगे बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आए पानी के बहाव के कारण रायपुर के मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा ना हो और राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है।
पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बादल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में कल देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मुख्य बाजार में मलबा आने से कुछ दुकानें बह गई हैं। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन अभी जारी है। घटना रात करीब 11:30 बजे की है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने आसपास के निवासियों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में भारी बारिश से प्रभावित लोगों ने बताया कि कैसे उनके सामने बादल फटा और ये तबाही मची। घर के चारों तरफ ही समझ लो, चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं और इनके सामने एक नज़ारा हुआ है जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है हाँ बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे। फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। उस टाइम बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हम खाना खा रहे थे जिस टाइम मेरे घर के ठीक सामने बादल फटा है और लाइट की चिंगारियाँ और पानी की बौछार जब आए तो मतलब उस टाइम से तो डरे हुए हैं हम। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बाहर निकाला और मंदिर के पास गए, वहाँ पे पूरी रात काटी। बस अब सुबह उठते सीधे अब यहाँ देहरादून में भाई लोग रहते हैं तो उनके यहाँ जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जान बचानी पहले है, घर बार तो बाद की बात है। सिर्फ जब बह गया था तो मैं किनारे किनारे से मतलब निकल गया और ये राणा जी के वहाँ पे मेरे को फेंक दिया पानी ने। तो मैं वहाँ पे एक बच्चे के लिए खेलने के लिए वो टूल बना था, उस पर अटक गया। पानी में बह के ही मेरे को काफ़ी चोटें लगी है। तो उसके बाद फिर जब वो टूल भी बहने लगा तो मैंने पानी में छलांग मार दिया। हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था, वो गिर गया और वहाँ पे 3 लोग दफन हो गए। उस पूरा जो हमारा पंचायती भवन था वो भी टूट गया और फिर भैया फिर हम वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। सब बचे पर जो दब गए उनके लिए बहुत बुरा भी है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवीं सब डिवीजन में सिरखड्ड नदी उफान पर है। नदी के पानी ने मेला ग्राउंड और स्टेडियम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तेज जल बहाव ने जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान पहुंचाया है और कई योजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारी बारिश के कारण शिमला में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे शिमला और आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। भूस्खलन के कारण कार्ट रोड पर आवाजाही बाधित हो गई है। कार्ट रोड शिमला का मुख्य मार्ग है, जिससे लोग बड़ी संख्या में आते जाते हैं। सड़क के बाधित होने से लोगों का दफ्तर और शहर के दूसरे छोर तक जाना मुहाल हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति खराब हो चुकी है। बीती रात को जहां जिले के धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान से बस स्टैंड तबाह हो गया, वहीं निहरी तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 5 लोगों की दबे होने की सूचना मिली है। निहरी तहसील की बोई पंचायत के ब्रगटा गांव में देर रात को ये घटना हुई है। भूस्खलन इतना भयावह था कि पूरे घर के साथ आसपास का इलाका भी मलबे में तब्दील हो गया है। सड़क मार्ग बंद होने से बचाव दल को मौके तक पहुंचने में भारी दिक्कतें हो रही है। फिलहाल ग्रामीण मलबा हटाकर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते यहां पहाड़ी से और मलबा गिरने का खतरा भी बना हुआ है।
असम पुलिस ने असम सिविल सेवा की एक अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने नुपुर बोरा के गुवाहाटी स्थित आवास पर भी छापा मारा। इस दौरान लगभग 1 करोड़ नगद और आभूषण जब्त किए गए। 2019 बैच की एसीएस अधिकारी नुपुर बोरा कामरूप जिले के गोरोई मारी में राजस्व सर्कल अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आरोपी अधिकारी के खिलाफ पिछले 6 महीनों से गोपनीय जांच चल रही थी, क्योंकि भूमि संबंधी मामलों में अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई थी। इधर ईडी दिल्ली ऑफिस में आज बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। ये मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार प्रसार और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। उर्वशी रौतेला के अलावा बेटिंग ऐप्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल मिमी चक्रवर्ती से भी इसी मामले में पूछताछ की गई। ऐसे ही मामलों में ईडी ने गूगल और मेटा को भी समन भेजा है। एजेंसी ये जानना चाहती है कि क्या इन कंपनियों ने जानबूझकर ऐसे ऐप्स को प्रमोट किया और उनसे मुनाफा कमाया। ईडी फिलहाल फोरप्ले, लोटस 65 और अन्य सट्टेबाजी ऐप्स की जांच अलग अलग मामलों में कर रही है। इन मामलों में दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड, टॉलीवुड, क्रिकेटर, यूट्यूबर्स और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है। वायुसेना मार्शल अर्जुन सिंह को विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और असम के सिलचर में एनआईटी के 5 बांग्लादेशी छात्रों को परिसर में हुई हिंसक झड़पों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एनआईटी सिलचर के मुताबिक 8 सितंबर की रात को छात्र समूहों के बीच झड़प की एक घटना सामने आई। छात्रों के 2 समूहों के बीच झड़प हिंसक में कुछ छात्र घायल हो गए। इस मामलों में जांच समिति की सिफारिश पर 12 सितंबर को 5 छात्रों को 1 साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सभी 5 छात्र बांग्लादेशी नागरिक हैं। निदेशक ने इस घटना में किसी भी भारतीय छात्र की संलिप्तता से इनकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के दौरान सांप्रदायिक झड़प का कोई सबूत नहीं मिला। और भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट रेस स्वर्ण पदक जीता। 22 वर्षीय वेलकुमार स्पीड स्केटिंग में भारत के पहले विश्व चैंपियन बने और ये स्पीड स्केटिंग में भारत का पहला विश्व खिताब है। वहीं भारत के कृष शर्मा ने जूनियर वर्ग में 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। इससे एक दिन पहले वेलकुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था, जो सीनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। खेल की खबरों में ही भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने अपने फीडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा करने में कामयाबी पाई। वैशाली ने प्रतियोगिता के अंतिम दौर में चीन की टैन झोंग यी के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने कुल 11 में से 8 अंक हासिल किए और लगातार दूसरे साल ये खिताब जीता। इस जीत के साथ ही वैशाली ने 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय स्कीटर एन भवानी ने इतिहास रच दिया है। वो इंटरनेशनल स्की फेडरेशन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने चिली में आयोजित महिलाओं की क्रॉस कंट्री स्कीइंग में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।